वेतन से आय शीर्षक के इस 21वें और अंतिम भाग में आपका पुनः स्वागत है। इस भाग में एक बार जब सकल कर योग्य वेतन ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी की गणना कर लेते हैं तो उसमें से धारा 16 के अंतर्गत दी जाने वाली कटौतियों को घटाया जाएगा और कर योग्य वेतन टैक्सेबल सैलरी ज्ञात की जाएगी। The income chargeable under the head salaries is computed after making the following deductions under section 16. जो आय वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है उसको ज्ञात करने से पहले धारा 16 के अंतर्गत 3 कटौतियां दी जाती है। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको प्रमाणित कटौती के रूप में जाना जाता है। नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन, यानी मनोरंजन भत्ते से संबंधित कटौती। नंबर 3 प्रोफेशनल टैक्स, यानी रोजगार पर लगाए गए कर के संबंध में कटौती। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं डिडक्शन रिलेटिंग टू सेक्शन 16(1)(a which is recently amended। प्रमाणित कटौती के बारे में हम पहले बात करेंगे। धारा 16(1)(a) के अनुसार रोजगार के उद्देश्य के लिए किए गए व्ययों के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए एक नई धारा 16(1)(a) जोड़ी गई है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी को निम्नलिखित में से जो भी कम राशि होगी उसके बराबर कर मुक्ति दे दी जाएगी, डिडक्शन दे दी जाएगी। ए 50,000 रुपये, बी अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। सकल वेतन और अधिकतम 50,000 रुपये दोनों में से जो भी राशि कम होगी उसके बराबर कर मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। मैं फिर जानबूझकर गलत बोल रहा हूँ, कर मुक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि कर मुक्ति तो वो होती है जिसे कभी भी आय की गणना में सम्मिलित ही नहीं किया जाता। जब कोई राशि कर मुक्त हो जाती है तो उसे कर योग्य आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। लेकिन ये कटौती है, डिडक्शन है, इसे छूट के रूप में जब कर योग्य आय की गणना की जाएगी तो उसे दर्शाया जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ते के संबंध में दी गई कटौती सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 धारा 16 उपधारा 2 के अनुसार। इंटरटेनमेंट अलाउंस इज इनिशियली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल अलाउंसेज एज फुली टैक्सेबल। जैसा कि हम भत्तों के अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं कि मनोरंजन भत्ता एक बार पूर्णतया कर योग्य भत्ते के रूप में वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। Thereafter, a deduction is allowed under this section from gross taxable salary। उसके पश्चात इस धारा के अंतर्गत सकल वेतन में से इसकी कटौती दी जाएगी। However, deduction under section 16(2) shall be available to the government employee only। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस धारा के अंतर्गत केवल सरकारी कर्मचारियों को कटौती दी जाएगी। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यदि कोई मनोरंजन भत्ते की राशि गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त हुई है तो उसको किसी प्रकार की कटौती देने की आवश्यकता नहीं है। कटौती की राशि निम्न में से सबसे कम के बराबर होगी। ए एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, वास्तव में प्राप्त मनोरंजन भत्ते की राशि। बी अधिकतम 5,000 रुपये। सी मूल वेतन का 20% 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में से सबसे कम राशि कर से डिडक्टिबल होगी, कटौती योग्य होगी, और संपूर्ण राशि कर योग्य है। हम यह पहले ही बात कर चुके हैं, अतः अलग से कर मुक्त और कर योग्य राशि की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे पुनः समझ लेते हैं। एक बार मनोरंजन भत्ते को पूर्ण रूप से कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित करना है और बाद में सरकारी कर्मचारी के लिए इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी उसके बराबर कटौती दी जानी है। हम इससे संबंधित
कराधान के प्रावधानों को और विस्तार से समझ लेते हैं। डिडक्शन अलाउड शैल बी इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेदर फॉर ऑफिस और पर्सनल पर्पजेज। इस कटौती को इस बात को ध्यान में रखे हुए बिना दी जाएगी कि वास्तव में कार्यालय से संबंधित या व्यक्तिगत रूप से कितना वास्तविक व्यय किया गया है, यानी वास्तव में खर्च किए गए राशि को ध्यान में नहीं रखना है। और हमने ABC में देखा है कि कहीं पर भी कटौती देने से पूर्व वास्तव में कितना व्यय किया गया है उसको देखा जाए। नो डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन टू द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गैर सरकारी कर्मचारी को इस धारा में कोई भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को अपने किसी ग्राहक या व्यापार से संबंधित व्यक्ति के मनोरंजन हेतु कर्मचारी को कहीं बाहर भेजा जाता है और वहाँ पर किए गए वास्तविक खर्चों का पुनर्भरण नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है, तो यह राशि कर योग्य नहीं होगी। न तो इसे वेतन की गणना में सम्मिलित करेंगे और न ही छूट से संबंधित कोई प्रावधान इस पर लागू होगा। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, धारा 16 उपधारा 3 के अनुसार रोजगार पर लगाया जाने वाला पेशेवर कर। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट levied by a state under Article 276 of the Constitution is allowed as deduction। राज्यों द्वारा पेशे पर अथवा रोजगार पर संविधान के आर्टिकल 276 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया कर और उस कर की आयकर अधिनियम में छूट दी जाती है। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना है। नंबर 1, डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इन द ईयर इन विच प्रोफेशनल टैक्स इज पेड। यह छूट उसी वर्ष प्रदान की जाएगी जिस वर्ष में इस कर का वास्तव में भुगतान किया गया है। If the professional tax is paid by the employer on behalf of an employee, it is first included in the salary of the employee as a perquisite, and then the same amount is allowed as deduction on account of professional tax from gross salary। यदि नियोक्ता द्वारा इस कर का भुगतान कर दिया जाता है तो सकल वेतन की गणना करने में अनुलाभ के रूप में एक बार नियोक्ता द्वारा चुकाए गए कर को सम्मिलित किया जाएगा और बाद में धारा 16 उपधारा 3 के तहत इसकी कटौती प्राप्त की जाएगी। देयर इज नो मॉनेटरी सीलिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम में इस पर किसी भी प्रकार की राशि की सीमा तय नहीं की गई है। अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज मोर देन ₹2500 पर एनम एज प्रोफेशनल टैक्स। धारा 276 जो भारतीय संविधान की धारा है उसमें एक राज्य को पेशेवर कर के रूप में अधिकतम प्रतिवर्ष ₹2500 तक कर लगाने की व्यवस्था दी गई है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वट एवर प्रोफेशनल टैक्स इज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज डिडक्टेबल। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गत वर्ष में जितने भी रोजगार पर लगाए गए कर का भुगतान वास्तव में किया गया है उसकी कटौती दे दी जाएगी। हम अन्य शब्दों में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 276 के अंतर्गत अथवा अन्य किसी विधान के अंतर्गत रोजगार पर लगाए गए किसी भी कर का भुगतान कर्मचारी ने यदि गत वर्ष में किया है तो उस कर्मचारी को इस प्रकार भुगतान की गई संपूर्ण राशि की कटौती वेतन शीर्षक की सकल आय में से उस गत वर्ष में दे दी जाएगी। यदि कर्मचारी के नियोजन कर की राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई संपूर्ण राशि कर्मचारी के हाथों में कर योग्य होगी। यह
कर्मचारी के दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान के रूप में अनुलाभ मानी जाएगी। अतः नियोक्ता द्वारा चुकाए गए कर को पहले कर योग्य वेतन में जोड़ देंगे। तत्पश्चात वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करते समय नियोक्ता द्वारा चुकाई गई नियोजन कर की राशि के लिए कर्मचारियों की कटौती भी स्वीकृत की जाएगी। इस प्रकार हम एक बार मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, कमीशन, कर योग्य भत्ते, कर योग्य अनुलाभों का मूल्यांकन, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशियाँ आदि सबको जोड़कर सकल कर योग्य वेतन की गणना करते हैं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी की गणना करते हैं। उसमें से उपलब्ध इन 3 कटौतियों को जब घटा दिया जाता है तो शेष रही राशि टैक्सेबल सैलरी यानी कर योग्य वेतन होता है, जो आयकर अधिनियम में किसी भी करदाता के कर योग्य आय की गणना के प्रथम शीर्षक के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। एक विस्तृत प्रारूप सभी विद्यार्थियों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फॉर्मेट में दिया जा चुका है। आप उस प्रारूप का गहनता से अध्ययन करें, जिसमें इन 21 व्याख्यानों में दी गई संपूर्ण सामग्री को सारांश रूप में उपलब्ध करवाया गया है। धन्यवाद।